I will end the war in Ukraine. I will stop the chaos in the Middle East, and I will prevent World War III from happening. And you have no idea how close we are. Perhaps most beautiful of all, this week we achieved an epic ceasefire agreement as a first step toward lasting peace in the Middle East. And this agreement could only have happened as a result of our historic victory in November. That was some victory. Was that greatest? तो ट्रंप को आपने सुना, उन्होंने कई बातों का जिक्र किया है। इसमें इजराइल हमास युद्ध को लेकर उन्होंने जिक्र किया कि हमारी वजह से वहां पर सीज फायर हो रहा है। चीन को अपना बिजनेस वो नहीं देना चाहते, इस बात को लेकर भी उन्होंने कहा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हमें टिकटॉक पसंद है और इसे बचाने की जरूरत है। सेना और सरकार से कट्टरपंथी वामपंथियों को बाहर निकालने को लेकर भी उन्होंने अपने संबोधन में जिक्र किया और ये कहा कि वो देशभक्ति को बहाल करेंगे। आपको बता दें कि उन्होंने कई और बातें भी कही हैं अपने संबोधन में। उन्होंने कहा कि मध्य पूर्व में वो अराजकता को खत्म करेंगे, साथ ही तीसरे विश्व युद्ध को होने से रोकेंगे। यूक्रेन में युद्ध खत्म करने का भी उन्होंने जिक्र किया है। तो ट्रंप की ताजपोशी होने जा रही है, काउंटडाउन शुरू हो चुका है। आज रात 10:30 बजे ये शपथ ग्रहण कार्यक्रम शुरू होगा। इसको लेकर पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। आपको बता दें, शपथ समारोह में कई महत्वपूर्ण गेस्ट भी मौजूद रहेंगे। हमारे सहयोगी उमाशंकर सिंह हमें इस मामले में ज्यादा जानकारी देंगे। उमा, कैसी तैयारियां हैं ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह की और कौन कौन से वीआईपी गेस्ट इसमें हिस्सा लेने वाले हैं? जी देखिए, जहाँ तक तैयारियों की बात है तो भारी ठंड को देखते हुए जो बाहर में अमूमन होता है शपथ ग्रहण समारोह, उसको इंडोर करने की व्यवस्था जो है वो की गई। इस तरह की जानकारी निकलकर सामने आई और जाहिर सी बात है कि बहुत ही भव्य समारोह जो है होने जा रहा है। जहाँ तक गेस्ट की बात है तो दुनिया के कई जो राष्ट्र प्रमुख हैं, जिसमें कि अर्जेंटीना के प्रेसिडेंट शामिल हैं, जो इटली की प्रधानमंत्री हैं, उनके भी आने की खबर है। चीन के राष्ट्रपति को भी न्योता गया था लेकिन वो नहीं आ रहे। उनकी तरफ से उपराष्ट्रपति जो है चीन की तरफ से वो इसमें शिरकत करेंगे। भारत की बात करें तो भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जो हैं वो इस समारोह में शिरकत करेंगे। और न सिर्फ दुनिया के जो प्रमुख नेता राजनेता हैं वो इसमें शिरकत कर रहे हैं, बल्कि जो अरबपति खरबपति जो उद्योगपति हैं, बिजनेसमैन हैं, उनकी भी भारी तादाद यहाँ पे मौजूद होगी। एलन मस्क की बात करें तो खुद जो उन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी बनाया है उसको वो हेड कर रहे हैं, तो वो तो मौजूद होंगे ही होंगे। साथ ही मार्क जुकरबर्ग जो है वो वहाँ पे मौजूद होंगे। जो उबर के जो प्रमुख हैं, अमेज़न के जो प्रमुख हैं, वो वहाँ पे मौजूद होंगे। और जो दुनिया की तीन सबसे बड़े जो अमीर हैं वो इस समारोह में उपस्थित होंगे, जो कि ये तीनों हैं जिनका नाम मैंने अभी लिया। तो ये भव्य समारोह होने जा रहा है। और जो कल रात को उन्होंने विक्ट्री रैली में अपना संबोधन दिया ट्रंप ने, उसमें उन्होंने साफ तौर पे ये बताने की कोशिश की कि किस तरह से वो अमेरिका के बुनियाद को मजबूत करने की दिशा में, अपने हिसाब से मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। इसमें इमिग्रेशन लॉज को लेकर भी बात है। ये भी रिपोर्ट की जा रही है कि तकरीबन 15 लाख जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनकी जो लिस्ट है वो बना ली गई है। ये भी जानकारी में बात आ रही है कि 18,000 के आसपास उसमें भारतीय हैं जिनके बारे में माना जा रहा है कि वो अवैध रूप से अमेरिका में रह रहे हैं। तो इनके डिपोर्टेशन की जो एक तैयारी है वो भी उसकी जानकारी भी वहां से निकलकर सामने आ रही है। तो कई सारे वैश्विक मुद्दे हैं जिनको लेकर वो बात कर रहे हैं। यूक्रेन युद्ध की बात कर रहे हैं। उन्होंने इस बात को लेकर भी कहा कि किस तरीके से जो गाजा हमास सीज फायर हुआ है वो उनकी कामयाबी है। और 3 महीने तक वो जब बिना प्रेसिडेंट रहे, यानी कि राष्ट्रपति चुने जाने के बाद अब जब शपथ लेंगे तो आधिकारिक तौर पे प्रेसिडेंट बनेंगे, तो 3 महीने में उनकी ऐसी उपलब्धि रही जो पिछले जो बाइडेन के 4 साल के कार्यकाल में नहीं हुआ। इस तरह का जो मैसेज है उन्होंने अपने स्पीच के जरिए देने की कोशिश की है। तो एक भव्य समारोह जो कि अब से कुछ घंटों की दूरी पर है और जो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का जो ट्रंप का नारा रहा है उस दिशा में वो अपनी तरफ से अपने तरीके से कोशिश करते नजर आ रहे हैं और इसी तरह के बयान भी उनकी तरफ से आ रहे हैं। उमा, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट हैं जाकिर हुसैन। जाकिर जी, अभी अमेरिका ट्रंपमय होने जा रहा है, क्या लगता है कितना बदलाव अब ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद हम देखेंगे? देखिए, उनके कहने के हिसाब से तो पूरी दुनिया बदलने को तैयार है वो। हाँ, एक बात यह है कि मिलिट्री जो है युद्ध जो रुकेगा, आर्थिक युद्ध शुरू होगा। लेकिन हम ये नहीं मान रहे हैं कि पूरी तरीके से दुनिया उनकी सारी एक्शंस को ले लेगी। वो रिटेलिएशन भी करेगी कि टैरिफ बढ़ाएंगे तो सारी कंट्रीज जो है टैरिफ बढ़ाएगी।
या जो है कोई और दबाव डालेंगे तो उसका भी वो मतलब रिटेलिएट करेंगे। ग्रीनलैंड पे वो जो कह रहे हैं, जो कनाडा पे कह रहे हैं, उनके रिएक्शंस ऑलरेडी आ चुके हैं। जहाँ तक हमारी बात है, हम भी जो है कमर कस के तैयारी हैं लगभग कि अगर ट्रम्प जो है किस तरीके से जाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट करने की भी बात है, क्योंकि अमेरिका जो है एक सुपर पावर तो है ही है, साथ साथ में आर्थिक पावर है। दुनिया का जो है 1/4 ट्रेड वो करता है, सारी चीज़ें वहीं पर कन्वर्ज हो जाती हैं। तो इसलिए जो है कंट्रीज जो है अपने हित को बचाने के लिए कुछ ना कुछ मेजर्स लेंगी। लेकिन अगर उनका हित जो है राष्ट्रीय हित से ऊपर हो गया तो कहीं ना कहीं फिर रिटेलिएशन होगा। जहाँ तक चाइना की बात है, तो चाइना की उन कंपनीज को वो रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, उन कंपनीज के ऊपर अंकुश लगा रहे हैं जिसका संबंध उनकी मिलिट्री से है। जैसे कि टिकटॉक है, आईटी इंडस्ट्रीज है उनकी, ये सारे डेटा लेके उनकी जो है टेक्नोलॉजी की चोरी करते हैं, सारी सब कुछ जो है उनकी मिलिट्री को देते हैं, जिससे उससे टेक्नोलॉजी रेस में अमेरिका का सबसे बड़ा टक्कर दे रहा है। तो ये हम देख रहे हैं कि एक ऐसा नया वर्ल्ड आने वाला है लेकिन जिसमें जो जाकिर है जी, उन्होंने कहा कि टिकटॉक को बचाने की जरूरत है, टिकटॉक हमें पसंद है। हाँ पसंद है, लेकिन ये जो है उसके ऊपर काफ़ी विजिलेंस रहेगी। लेकिन ट्रम्प की एक पॉलिसी ये भी रही है, जिसको जो है वो स्क्वीज करना चाहते हैं, जिसके ऊपर जो है लगाम लगाना चाहते हैं, पहले उसको तारीफ करते हैं। वो एक बिजनेसमैन की तरह काम करते हैं, हम सब जानते हैं। लेकिन साथ ही साथ वो बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल है। अगर किसी ने कंट्री ने, अगर चाइना ने उनको जो है उनके शर्तों पे कुछ मंजूर कर लिया तो वो चाइना के प्रति जो है झुक भी जाएंगे। तो इसको भी हमें ध्यान में रख के चलना है कि चाइना से जो है मतलब बिल्कुल एंटी ही जाएंगे। शी जिनपिंग का ना जाना एक ये भी बोधक है। कहा जाता है कि शी जिनपिंग को ही सिर्फ जो है भेजने के लिए उन्होंने उस जो है न्योते पे हस्ताक्षर सिर्फ उन्हीं के उस पर किया, बाकी सारे दूसरे लोगों ने किया। लेकिन शी जिनपिंग का ना जाने का मतलब ये भी हो रहा है कि शी जिनपिंग जो है इस बात को समझ रहे हैं ट्रम्प को, और वो बार्गेनिंग पावर जो बढ़ाया है उन्होंने ये दिखाने की कोशिश की है कि चाइना जो है आपके कहने से नहीं झुक जाएगा। तो ये एक सामने सारी चीजें सामने आ रही है। हाँ, ये मानना बहुत ही अच्छी बात है कि ट्रंप की वजह से ही सीज फायर मिडिल ईस्ट में हुआ, गाजा हमास का सीज फायर हुआ। इससे अमेरिका की इमेज बहुत इंप्रूव हो गई है। रातों रात उसकी जो वो इमेज आई है कि ट्रंप कुछ करके दिखाएंगे। और ये भी देखा जा रहा है कि आगे जो है नेतन्याहू कह रहे हैं कि हम जब चाहेंगे अटैक करेंगे। लोगों का विश्वास है कि ये जो है सीज फायर ट्रंप की वजह से ही सस्टेन भी करेगी। तो अब देखना है कि किस तरीके का शांति वातावरण वो लाते हैं और कितना वो करते हैं। ये कथनी और करने में कितना है, क्योंकि वो पलट भी जाते हैं। पिछले दौर में ये भी, पिछले टर्म में उन्होंने ये दिखाया कि बहुत कुछ कहा लेकिन फिर सॉफ्ट भी हो गए, और दूसरा जो है फिर पलट भी गए आखिर में जब इलेक्शन आते आते हुआ। लेकिन ये एक बात ये है कि इनका ये आखिरी टर्म है, तो ये पलटने की बात तो नहीं जाएंगे। हाँ, एक हेरिटेज प्रेसिडेंट बनने की राह पर वो चल रहे हैं। इसलिए इनके जो कैबिनेट में है, जितने भी इनके नज़दीक के लोग हैं, वो बिल्कुल नए लोग हैं, नए प्रोफेशनल लोग हैं। वो डीप स्टेट से नहीं है, वो ट्रेडिशनल पॉलिटिशियंस नहीं है। जैसे कि मतलब जो है कि फॉक्स न्यूज़ के जो है एंकर को उठा लिया उन्होंने, अपने जो है मार्क रूबियो जो उनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, उनका भी कोई वैसा कुछ रिकॉर्ड नहीं है। चाइना एक्सपर्ट को उन्होंने उठा लिया। तो ऐसे लोगों का अब देखते हैं कि वो कितना ट्रस्ट बना लगे। जहाँ तक एलन मस्क का है, तो एलन मस्क जो भी है उनके लगभग $250 मिलियन उनके इलेक्शन में खर्च किया उन्होंने, तो उसका वो रिटर्न भी चाहेंगे। लेकिन साथ ही साथ हम देखते हैं कि अगर एलन मस्क कुछ ऐसा करना चाहेंगे जिससे ट्रम्प की जो है पॉलिसी फेल होती है, तो उनको भी हायर एंड फायर कर सकते हैं। जैसे कि पिछली बार उन्होंने बोल्टन और बहुत से लोगों को फायर किया था। तो एलन मस्क का जो पर्पस है वो जो है बिजनेस में आके स्पेस को कैप्चर करना है, ऑटो को कैप्चर करना है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा इम्पैक्ट जो है सर्विस ट्रेड पर आएगा। मर्चेंडाइज पे, गुड्स पे तो आएगा ही, लेकिन सर्विस ट्रेड पे हमारा बहुत बड़ा है। 341 बिलियन डॉलर का हमारा ट्रेड हो रहा है, जो कि हमारे ट्रेड सरप्लस में बहुत बड़ी भागीदारी कर रहा है। और ये जो है मतलब अगर वो इमिग्रेशन पे चेक लगाते हैं तो इससे जो है हमारा जो है 47% का जो आईटी ट्रेड यूएस से हो रहा है उस पर असर पड़ेगा, और रोजगार पे होगा, ट्रेड इम्बैलेंस बढ़ेगा। एनर्जी पर भी हमारे ऊपर फोर्स लगाएं कि उसकी एनर्जी इंपोर्ट की जाए। तो एक तरीके से हम तैयार हो रहे हैं कि कहीं ना कहीं हमें लाभ भी होगा, तो कहीं ना कहीं हमें भरपाई भी करनी पड़ेगी। अगर चाइना से उनका रिलेशन खराब होगा तो हमारा जो है बेनिफिट बढ़ेगा। क्योंकि जाकिर जी, आपने बहुत ही तथ्यों के साथ अपनी बात रखी है। एक बार उमा शंकर के पास जाऊंगी। उमा, क्या लगता है भारत के प्रति तो ट्रंप का रुख अक्सर नरम रहा है, लेकिन आगे अगर चलकर बात करें तो भारत को इसका कुछ फायदा होने वाला है? ये देखिए, जहां तक भारत की बात करें तो ट्रंप अपने कई बयानों में इस बात का जिक्र कर चुके हैं, भारत की आलोचना कर चुके हैं कि जो भारत एक टैक्स कंट्री है, यानी कि टैक्स यहाँ पे ज्यादा लगता है। हालांकि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की कई बार तारीफ की है और उनकी तारीफ में कई सारी बातें की है। लेकिन जहां तक पॉलिसी की बात है
तो जाकिर साहब सही कह रहे हैं कि बिजनेसमैन के तौर पे आगे बढ़ेंगे। टैरिफ को लेकर जो उन्होंने एक अपनी जो पॉलिसी बनाई है जिसमें कि 10% जो टैरिफ है वो तमाम आयातित होने वाले सामानों पे लगाएंगे। 25% टैरिफ का ऐलान उन्होंने कनाडा और मेक्सिको के गुड्स पे किया है। 60% टैरिफ के बाद जो चाइना से आने वाले गुड्स है उनको किया है। तो ये भी सही बात है कि रिटेलिएशन में दूसरे जो देश हैं वो भी अपनी तरफ से टैरिफ लगाएंगे। एक अब अहम बात जो अभी हो रही थी टिकटॉक को लेकर हो रही थी। टिकटॉक को लेकर जो प्रेसिडेंट ट्रंप हैं वो पहले खिलाफ रहे थे, अब वो सेव टिकटॉक करके ट्वीट कर रहे हैं, सोशल मीडिया पोस्ट डाल रहे हैं। तो इसके पीछे के आर्थिक जो संदर्भ है उसको समझने की भी जरूरत है। उन्होंने सीधे तौर पे ये शर्त रखी है या आगे आने वाले दिनों में रखेंगे कि टिकटॉक का जो स्टेक है 50% वो अगर अमेरिकी कंपनी के हाथों बेच दिया जाए तो टिकटॉक जो है वो चलता रहेगा अमेरिका में। और इसके पीछे की जो बुनियाद है वो ये भी है कि क्योंकि इससे लाखों लोगों को रोजगार मिलता है। ट्रंप इस वादे के साथ भी सत्ता में आए हैं कि वो अमेरिकियों के लिए रोजगार पैदा करेंगे। उन्होंने अपने कल के भाषण में साफ तौर पे इसका जिक्र भी किया कि किस तरीके से वो नई आर्थिक जो परिस्थितियां हैं वो बनाएंगे, किस तरह से आर्थिक जो ओकेजन्स हैं वो बनाएंगे। तो ऐसे में टिकटॉक को बंद करना तुरंत उनको मुनासिब सौदा नहीं लगता और एक बिजनेसमैन के तौर पे उन्होंने इस तरह का प्रपोजल जो है वो रख रहे हैं या आगे आने वाले समय में रखेंगे। एक बहुत बड़ी बात ये भी है कि जो पहले 100 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पे वो पहले ही दिन जो दस्तखत करने वाले हैं उनमें बहुत सारे अहम मुद्दे हैं। उसमें जो रिमेन इन मेक्सिको जो उनका एक पॉलिसी रहा है उसको लेकर वो अपनी बात आगे बढ़ाएंगे। बर्थ राइट सिटीजनशिप यानी पैदा होते ही अगर अमेरिका में कोई पैदा होते ही तो उसको सिटीजनशिप मिल जाती है, उस बात को वो खत्म करेंगे। जो बॉर्डर है मेक्सिको के साथ उसको हेल्थ ग्राउंड पे बंद करने को लेकर भी वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन करने वाले हैं। जो ड्रग कार्टेल्स हैं उनको वो फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के तौर पे घोषित करने वाले हैं। इस तरह का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर भी वो लेकर आएंगे। मेक्सिको वॉल जो उन्होंने अपने पहले कार्यकाल में बनाना शुरू किया था, जो काफी हद तक बना भी है, उसके बाद बहुत क्षेत्र में वो इनकम्प्लीट है, उसको दोबारा वो शुरू कर सकते हैं। क्रिप्टो पाइल यानी कि बिटकॉइन स्टॉक पाइल वो बनाने का फैसला जो है ले सकते हैं। क्लाइमेट और एनर्जी पे उनका जो एक प्रॉमिस रहा है, ड्रिल बेबी ड्रिल जिसको वो अपनी भाषा में कहते हैं, उसको लेकर भी वो आगे बढ़ेंगे। और इमिग्रेशन की तो बात हमने की ही, सीमा सुरक्षा की तो बात की ही उन्होंने, उस पर भी उनका जोर रहेगा। पेरिस एग्रीमेंट से वो पहले ही कार्यकाल में बाहर आ गए थे। जो बाइडेन ने दोबारा पेरिस एग्रीमेंट को ज्वाइन किया, अब एक बार फिर ट्रंप जो है उस पेरिस एग्रीमेंट से बाहर आ सकते हैं। और कैपिटल हिल पे जो हिंसा हुई थी 6 जनवरी 2021 को, उसमें तकरीबन 1500 लोग अभी भी जेलों में बंद हैं। उनमें से अधिकांश को वो पार्डन कर सकते हैं, माफी दे सकते हैं। हालांकि उन्होंने इस बात को साफ किया है कि तमाम लोगों को माफी नहीं मिलेगी, क्योंकि कुछ लोग जो थे वो आउट ऑफ कंट्रोल चले गए थे। तो जिन पे बहुत गंभीर आरोप होंगे शायद वो जेल में ही रहेंगे, लेकिन वो 6 जनवरी की हिंसा के लिए, जिसके लिए कि खुद ट्रंप को जिम्मेदार ठहराया गया, अपने समर्थकों को वो माफी दे सकते हैं। यूक्रेन वॉर तो एक बड़ा मुद्दा है ही, उन्होंने कल रात को भी दोहराया है और कि यूक्रेन वॉर को खत्म करेंगे। काफी प्रगति उसमें हुई है। उन्होंने शी से भी बात की है, प्रेसिडेंट शी से भी बात की है और साथ ही साथ यूक्रेन के राष्ट्रपति से भी बात की है। तो हमने देखा है कि किस तरीके से हमास इजराइल डील हुआ, जिसका क्रेडिट लेने की ट्रंप ने भी कोशिश की है, बाइडेन ने भी कोशिश की है। तो एक कुल मिला के जो दूसरा कार्यकाल उनको मिला है उसमें वो अपने आप को इस तरह से आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे जो पहले कार्यकाल से थोड़ा अलग हो, लेकिन ज्यादा फर्म हो और जिससे अमेरिका को फायदा मिलता दिखे। लेकिन कुछ जानकारों की यह भी राय है कि ऐसे में अमेरिका आइसोलेशन की तरफ बढ़ सकता है। जिस तरीके से उन्होंने पानामा कैनाल की बात उठाई है, जिस तरह से ग्रीनलैंड पे अपना जो दावा है वो ठोका है, और जिस तरीके से मेक्सिको खाड़ी का नाम अमेरिकी खाड़ी करने की बात की है, तो इस तरह की पॉलिसीज को लेकर ये भी हो सकता है। और खासतौर पे नेटो को लेकर भी जिस तरह से यूरोपीय देश नाराज हैं कि उन्होंने फंडिंग को कम करने की बात की है, तो ऐसे मुद्दों को लेकर उन देशों के बीच भी अमेरिका अलग थलग पड़ सकता है। इस बात की संभावना या आशंका जो कह लें वो है, जिस तरह की पॉलिसीज लेकर डोनाल्ड ट्रंप जो है अपने दूसरे कार्यकाल में चलने की बात कर रहे हैं। शुक्रिया आपका उमाशंकर और जाकिर जी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो बस कुछ घंटे बाकी हैं और डोनाल्ड ट्रंप शपथ लेंगे। आज डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से अमेरिका की कमान संभालने जा रहे हैं। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या ट्रंप के पास सही वैश्विक दृष्टि है? अभी तो वो अमेरिका को कनाडा, ग्रीनलैंड और पनामा तक खींच ले जाना चाहते हैं, जो अमेरिका की इस नई विस्तारवादी इच्छा को लेकर दुनिया भर में चिंता पैदा कर रहा है। इस जश्न के पीछे डोनाल्ड ट्रंप की धमकी है, जिन्होंने राष्ट्रपति बनने से पहले ही इजराइल और हमास को धमकाया कि समझौता करो, नहीं तो पश्चिम एशिया में नरक फट पड़ेगा।
दरअसल बड़बोलापन अमेरिका के नए राष्ट्रपति की शैली है। इस बड़बोलेपन के बीच वो नीतिगत इशारे का दबाव बनाने की रणनीति भी अख्तियार करते रहे हैं। वो कनाडा से लेकर चीन तक को धमका रहे हैं। ट्रंप की शैली और अमेरिका के अपने हितों के हिसाब से आने वाले दिनों में क्या दुनिया कुछ और बदलेगी? ऐसे में कई सवाल हैं जो अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों को परेशान करने वाले हैं। मसलन ट्रंप नाटो से हाथ खींचने की बात कर चुके हैं। उनका कहना है कि यूरोप की हिफाजत में अमेरिका अपने संसाधन क्यों लगाए। लेकिन क्या नाटो से ट्रंप के अलग होने के बाद यूरोप अमेरिका की पुरानी दोस्ती बचेगी? क्या यूरोप में नए ध्रुवीकरण पैदा होंगे, कुछ उस तरह के जिनसे 20वीं सदी में दो विश्व युद्ध हो चुके हैं? यूक्रेन रूस युद्ध के नतीजे बता रहे हैं कि वो न यूरोप को रास आने वाले हैं और न ही अमेरिका को। क्या यूरोप को रूस की नई आक्रामकता झेलनी पड़ सकती है? बाइडेन ने अपने आखिरी स्पीच में कहा भी कि अमेरिकी सत्ता पर सुपर रिच का बढ़ता दबदबा लोकतंत्र के लिए खतरा है। क्या ये खतरा दुनिया के दूसरे देशों में भी फैलेगा? सत्ता और पूंजी और नई तकनीक का बल जो नया वर्ल्ड ऑर्डर बनाएगा, क्या उसमें अमीरों की सबसे ज्यादा चलेगी और गरीब फिर पीछे छूट जाएंगे? या दुनिया के पिछड़े हुए मुल्कों में बराबरी का कोई एजेंडा नई राजनीति को जन्म देगा?